हेलो दोस्तों, मैं कर्ण सिंह नालंदा अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे। जैसे हम लोगों ने कल अभी सिटीजनशिप पढ़ा था, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार। पहले तो मित्रों ये जाने कि मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, क्यों हमारे यहाँ अपनाया गया। एक्चुअली सबसे पहले लोकतांत्रिक देशों में कहा जाए तो यूएसए ने, जब यूएसए का 1787 में वहां का संविधान लागू हुआ, तो वहां फिर अपने नागरिकों के अधिकारों को प्रदान करने के लिए वहां बिल ऑफ राइट्स लाया गया और वहां बिल ऑफ राइट्स के द्वारा 1792 में वहां पास मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। इसके बाद स्वतंत्रता जब आंदोलन चालू हुआ, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी हमारे यहाँ भी मांग किए जाते रहे फंडामेंटल राइट की। और मौलिक अधिकार किस लिए आवश्यक है? क्योंकि मौलिक अधिकार जो है ये एक आधारभूत अधिकार होता है जो नागरिकों के बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक और उसके सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक ही नहीं बल्कि ये अपरिहार्य भी होता है। इन अधिकारों के अभाव में व्यक्ति कभी भी अपने बहुमुखी व्यक्ति का विकास संभव नहीं है। इन अधिकारों के बिना कभी भी व्यक्ति के बहुमुखी जो विकास है वो संभव नहीं हो पाता है। दूसरी ओर ये बात होती है कि जो फंडामेंटल राइट होता है, तो फंडामेंटल राइट ये संविधान द्वारा बाकायदे संरक्षित होते हैं और इन्हें राज्य के द्वारा गारंटी भी ये प्रदान करते हैं कि कोई भी हमारे यहाँ जो शासक होगा वो निरंकुश नहीं हो सकता है। साथ ही यदि कहा जाए दूसरे शब्दों में या सरल अर्थों में मौलिक अधिकार क्या होता है, तो मौलिक अधिकार ऐसे संवैधानिक सिद्धांत होते हैं जो मानव को उसकी गरिमा, उसकी स्वतंत्रता से जीने का अधिकार प्रदान करते हैं और ताकि व्यक्ति का बौद्धिक और सर्वांगीण सभी क्षेत्रों में व्यापक विकास हो सके। इसलिए फंडामेंटल राइट व्यक्ति के लिए आवश्यक होते हैं। मित्रों, हम ये जाने कि मौलिक अधिकार का विकास कब से कहां से चालू हुआ, तो सर्वप्रथम कहा जाए ऐतिहासिक दृष्टिकोण तो मौलिक अधिकार या जो मैग्ना कार्टा कहा गया था 1715 के अधिनियम को ब्रिटेन में, तो मूल अधिकारों सर्वप्रथम विकास इंग्लैंड में हुआ था। कब? तो 1715 में सम्राट वहां के जॉन थे, तो सम्राट जॉन ने जनता को प्राचीन स्वतंत्रताओं को सम्मानता प्रदान करने के लिए उनके लिए एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किया था और हस्ताक्षर करके उसको जारी किया था। उसी को वहां पास 1215 के जो इन्होंने जारी किया था मैग्ना कार्टा, उसी को मैग्ना कार्टा या महाधिकार पत्र नाम दिया गया। और फिर 17वीं शताब्दी में जॉन लॉक द्वारा मूल अधिकारों को प्राकृतिक अधिकारों के रूप में पहली बार व्याख्या की गई। मान लीजिए पूछा जाता है आपसे कि फंडामेंटल राइट को नेचुरल राइट के रूप में यानी प्राकृतिक अधिकार के रूप में पहली बार व्याख्या किसने किया था, तो ये 17वीं शताब्दी में जॉन लॉक ने किया था। इन्होंने 17वीं शताब्दी में जॉन लॉक ने पहली बार इसको प्राकृतिक अधिकारों के रूप में व्याख्या की। इसके बाद जैसे मान लीजिए कहा जाए कि सर्वप्रथम फिर कौन सा देश है जिन्होंने फंडामेंटल राइट की घोषणा की, तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका था यूएसए, तो यूएसए ने 1776 में जब वहां यूएसए की क्रांति हुई, जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ, तो वहां स्वतंत्रता के पश्चात मानव अधिकारों की घोषणा फिर वहां पास 1791 में बिल ऑफ राइट एक्ट लाया गया था और बिल ऑफ राइट एक्ट के द्वारा ही वहां पास इसकी घोषणा की गई। दूसरा, ये 1792 में फिर वहां पास लागू हुआ। ये ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए वहां पास मौलिक अधिकार कब प्रदान किए गए, 1792 में प्रदान किए गए और एक्ट का बिल ऑफ राइट का जो नाम था कब का था, बिल ऑफ राइट 1791 में अधिनियम लाया गया था। इसके बाद ही वहां फ्रांस में 1789 में क्रांति हुई। जब फ्रांस में क्रांति हुई तो क्रांति के दौरान ही फ्रांस में ये नारे दिए गए थे, किसकी? तो बंधुत्व की, स्वतंत्रता, बंधुत्व और मानव के अधिकार, वहां भी नारे दिए गए थे कि बंधुत्व, स्वतंत्रता और मानव का अधिकार। इसीलिए जब फ्रांस क्रांति संपन्न हुई तो 1792 के बाद जब वहां पास फिर गणतंत्र स्थापित हुआ, तो प्रथम गणतंत्र में वहां भी फिर अधिकारों की घोषणा की गई। तो जैसे फ्रांस में कहा जाए तो 1789 क्रांति के बाद जब वहां 1792 में वहां फिर स्वतंत्र हुआ फ्रांस, उसके बाद वहां भी फंडामेंटल राइट की व्यवस्था की गई। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि जब हमारा द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद जब यूएनओ स्थापित हुआ, तो उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने अधिकारों में सार्वभौमिक की घोषणा की थी। कब? 1948 में। इसको भी जो मौलिक अधिकार है या फंडामेंटल जो राइट है, इसको भी प्राकृतिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी। कब? तो 1948 में।
तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। मान लीजिए यूएनओ का पूछा भी जाता है, यूएनओ ने अपने सार्वभौमिक घोषणा कब की थी मानव अधिकारों की, तो 1948 में की थी। दूसरा, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ संविधान द्वारा, जो संविधान में हमारे यहाँ लिया कहाँ से गया, तो हमारे यहाँ बिल ऑफ राइट जो अमेरिका से ही प्रेरित होकर के हमारे यहाँ संविधान में भी मौलिक अधिकार शामिल किए गए, वहां से प्रेरणा लेकर। दूसरा कि जो हमारे यहाँ मौलिक अधिकार शामिल किए गए थे, ये एक प्रकार से जनता को उनके अधिकारों की, जो नेचुरल अधिकार हैं या सर्वांगीण जो विकास में उनके अधिकार हैं, उनके लिए इसमें मान्यता दी गई और राज्य की ओर से गारंटी दी गई। जैसे ये जो कहा जाए कि किसके विरुद्ध अधिकार सब ये प्रदान किए गए थे, तो जनरली ये राज्य के विरुद्ध ही प्रदान किए गए हैं, ताकि राज्य निरंकुश न होने पाए और राज्य जनता के हितों का सबका हनन न करने पाए, और निरंकुश होने मतलब कोई तानाशाह हमारे यहाँ शासन न बनने पाए। तो इसके कारण से हमारे यहाँ इस सब अधिकारों का प्रावधान किया गया था। अब आए कि संविधान में हमारे यहाँ प्रदत्त मौलिक अधिकार कितने हैं, कहाँ से कहाँ तक है। तो हमारे यहाँ भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की विस्तृत व्याख्या किया गया था, विस्तृत उल्लेख किया गया था, और इसको पूरा 8 भागों में विभाजित किया गया था। जो 8 भाग हमारे यहाँ मौलिक अधिकारों में विभाजित किया गया था, इनमें अनुच्छेद, जैसे प्रारंभ में कहा जाए, 2 अनुच्छेद किसके लिए रखे गए थे कि मौलिक अधिकारों की सामान्य रूपरेखा बताने के लिए रखे गए थे। पहला तो जिसके विरुद्ध प्राप्त होंगे मौलिक अधिकार, तो यानी राज्य, तो राज्य को डिफाइन किया गया है अनुच्छेद 12 में। वहीं पास 13 मूल अधिकारों की सामान्य रूपरेखा सब अभिव्यक्त की गई, बताई गई। तो इनका जैसे हमारे यहाँ कहा जाए तो 12-13 मूल अधिकारों जो है समान रूपरेखा और उनकी प्रकृति का निर्धारण करते हैं। बाकी शेष जो 7 भाग हैं, ये पूरे विशिष्ट अधिकारों का उल्लेख करते हैं। जैसे एक एक अनुच्छेदों को लेकर के हम लोग चलेंगे, उनको व्यापक डिस्कस करेंगे। जैसे अनुच्छेद 12 में जो किसको डिफाइन किया गया है, तो राज्य को डिफाइन किया गया है। इस अनुच्छेद 12 में किसकी डेफिनेशन दी गई है, किसकी, तो राज्य की। और राज्य को यह डिफाइन किया गया है कि यह अनुच्छेद इस भाग में प्रयुक्त जो राज्य शब्द है, तो उसको ये परिभाषित करता है, और यदि प्रसंग में दूसरा अर्थ भी अपेक्षित ना हो तो इस भाग के राज्य के अंतर्गत कौन कौन शामिल होंगे। तो एक तो हमारे यहाँ भारत सरकार और भारत की संसद। तो भारत सरकार व संसद है वो क्या कहे जाएंगे, तो राज्य कहे जाएंगे। दूसरा कि राज्य सरकार और राज्य के जो विधानमंडल हैं वो भी क्या कहे जाएंगे, तो राज्य कहे जाएंगे। तीसरा, जो सभी स्थानीय प्राधिकारी हैं, चाहे हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट में, चाहे हमारे पंचायत हो, चाहे नगर निकाय हो, तो जो भी स्थानीय सब प्राधिकारी हैं, स्थानीय संस्थाएं हैं, वो भी सब क्या कहे जाएंगे, तो राज्य कहे जाएंगे। साथ ही चौथा, अन्य प्राधिकारी। अन्य प्राधिकारी मतलब सरकार ने जिनको भी जो भी अधिनियम निगम सब स्थापित किए हैं, अधिनियम लाकर के मान लीजिए कंपनी एक कंपनियां स्थापित की या निगम स्थापित किया, या जो भी हमारे यहाँ सब ओएनजीसी वगैरह मान लीजिए हैं या तो जो भी हमारे संस्थाएं सब स्थापित की गई, तो अन्य प्राधिकारी में वो भी सब शामिल होंगे, वो भी सब क्या कहे जाएंगे, तो राज्य कहे जाएंगे। तो ये ध्यान रखिए, राज्य की हमारे यहाँ व्यापक डिफाइन किया गया था कि भारत सरकार और संसद, राज्य सरकार और राज्य के विधानमंडल, सभी जो भी स्थानीय यानी लोकल प्राधिकारी हैं, और साथ ही अन्य अधिकारियों को भी इसमें शामिल किया गया था। अब ये स्पष्ट है कि हमारे यहाँ यह अधिकार जो है ये केंद्र सरकार और राज्य सरकारों पर ही बाधित नहीं है, बल्कि जो भी अन्य स्थानीय संस्थाएं हैं उन पर भी ये लागू होता है। और कहा जाए कि जो शासकीय संप्रभु शक्ति का जो भी प्रयोग करते हैं, चाहे हमारे यहाँ LIC हो, चाहे जो भी निगम वगैरह हैं, जितने भी हमारे कॉर्पोरेशन है गवर्नमेंट के, वो भी सब उन पर भी ये लागू होता है। तो अब ये ध्यान रखिए कि तो 12 में हमारे यहाँ किसको डिफाइन किया गया था व्यापक, तो राज्य का। ये तो प्री में तो हमसे राज्य की डिफिनेशन पूछा जाता है, मेन से 50 शब्दों में पूछ सकता है मौलिक अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में अनुच्छेद 12 में राज्य को कैसे क्या डिफाइन किया गया है, तो इसको हम व्याख्या कर सकते हैं। साथ ही अनुच्छेद जो 13 रखा गया था, तो अनुच्छेद 13 में ये मूल अधिकारों से असंगत और उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों का प्रोविजन रखा गया था। किसका अनुच्छेद 13 में, तो जो मूल अधिकारों से असंगत होंगी कोई भी विधियां, तो उनको जो अल्पीकरण करने वाली विधियों का प्रोविजन रखा गया था। अब ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें भी अनुच्छेद 13 भी कई क्लॉज रखे गए थे। जब पहला सब क्लॉज फर्स्ट आ जाए हम लोग, तो सब क्लॉज फर्स्ट में क्या घोषित किया गया है, तो ये घोषित करता है कि इस संविधान के लागू होने के ठीक पहले भारत में जो भी प्रवृत्ति में रही हो विधियां, अब वो विधियां सब उस मात्रा तक शून्य होंगी जहां तक वो भाग 3 में जो उपबंध दिए गए हैं मौलिक अधिकारों से, उससे असंगत होंगी। अब ये ध्यान रखिएगा
कि जैसे इसमें क्या डिफाइन किया गया है कि संविधान जिस दिन लागू किया गया उसके ठीक पहले जो भी मान ली कानून बनाए गए थे या जो भी अधिनियम लाए गए थे या जो भी विधियां प्रवृत्ति में रही होंगी वो उस सीमा तक शून्य होंगी या उस मात्रा तक शून्य होंगी जहां तक कि मौलिक अधिकारों से असंगत होंगी। असंगत मतलब या जो मौलिक अधिकार से यदि मान लीजिए कि इतर होंगी कोई विधियां जो मौलिक अधिकारों में जो अधिकार प्रदान किए गए हैं पब्लिक को, यदि उनका हनन करती होंगी या उनको बाधित करती होंगी वो क्या होंगी, शून्य हो जाएंगे यानी वाइड हो जाएंगे। अब जैसे इसी में अनुच्छेद 3 में क्या डिफाइन किया गया था, अनुच्छेद जो 13 का सेकंड है, तो अनुच्छेद 13 सेकंड में डिफाइन किया गया था, इसमें ये बंद किया गया था कि राज्य ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा, राज्य ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 के द्वारा जो मौलिक अधिकार सब प्रदान किए गए हैं उनको छीनता हो या न्यून करता हो। अब ध्यान रखिएगा इसमें राज्य से मतलब क्या है, तो केंद्र सरकार और भारत की संसद, राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी, यहाँ राज्य को व्यापक डिफाइन किया गया है। तो राज्य के अंतर्गत जो जो आते हैं वो ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं उनको या तो छीनता हो या तो कम करता हो या न्यून करता हो। साथ ही इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई जो प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। मान लीजिए राज्य ऐसा कोई कानून बनाता है जो छीनती हुई या न्यून करती हो अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को, तो वो उनका मान लीजिए जो उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उस सीमा तक या उस मात्रा तक सब शून्य होगी जहां तक उसका उल्लंघन करती होगी। यह अनुच्छेद मूल अधिकारों का व्यवहारिक रूप देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो सिद्धांतों की घोषणा की करता है, जो अनुच्छेद 13 का सेकंड पार्ट है। ये अनुच्छेद 13 सेकंड फर्स्ट और सेकंड में जो निम्नलिखित सिद्धांत निहित है, इसमें सिद्धांत दो तीन जो सिद्धांत निहित है इनको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लें। पहला तो ये कि न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत, जैसे इसको हम लोग इंग्लिश में जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। अनुच्छेद 13 जो है न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति भी प्रदान करता है, यानी कोई भी राज्य, मान लीजिए राज्य यदि कोई भी ऐसी विधि बनाता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, यहाँ पास फिर हमारे यहाँ जुडिशरी को उसका जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार भी ये अनुच्छेद 13 ये प्रदान करता है। इस शक्ति के तहत न्यायपालिका विधायिका द्वारा पाई जो अधिनियम है उनकी संवैधानिकता की जांच करता है, और यदि राज्य ऐसा कोई भी नियम या कानून बनाता है जो मूल अधिकारों को उल्लंघन करता हो तो न्यायालय ऐसे नियम या कानून को क्या करेगा, न्यायिक पुनर्व्यू करेगा, नहीं जुडिशियल रिव्यू करेगा और उसका न्यायिक पुनर्विलोकन करेगा। उसको मान लीजिए वो जिस जहां तक अधिकारों को या जनता के अधिकारों का हनन कर रहा हो या वहां तक असंगत होगा उन सब विधियों को उसमें शून्य कर दिया जाएगा, बाकी विधियां लागू रहे। साथ ही जैसे इसमें पृथक्करण का सिद्धांत भी अनुच्छेद 13 में के अंतर्गत आता है, इन डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरबिलिटी। जैसे जो पृथक्करण का सिद्धांत है, तो पृथक्करण का सिद्धांत को ध्यान रखिएगा, यदि राज्य द्वारा, यहाँ पास पृथक्करण से मतलब ये है कि कोई भी जो हमारे यहाँ हमारी जो जुडिशियल रिव्यू किया जाता है या किसी चीज को उल्लंघन जो कर रहा है उसको यदि शून्य घोषित किया जाता है, ऐसा नहीं कि कोई विधि या जो कानून है सरकार ने लाया है या राज्य ने लाया है वो पूरी तरह से शून्य हो जाएगा। इसका पृथक्करण सिद्धांत का मतलब ये था कि यदि मान लीजिए राज्य द्वारा निर्मित किसी भी विधि का कोई भी भाग जो मूल अधिकारों से असंगत होगा तो जितना भाग असंगत होगा वही वह शून्य होगा, बाकी भाग लागू रहेंगे। उसी को हम क्या कहते हैं, पृथक्करण का सिद्धांत। यानी मूल अधिकार से यदि मान लीजिए कोई भाग असंगत है तो वह पूर्णतः असंवैधानिक या और शून्य घोषित नहीं कर दिया जाएगा, बल्कि जो भाग असंगत है या जो विधि उसमें से असंगत है सिर्फ वही शून्य होगी, बाकी वो विधि लागू होगी। तो मान लीजिए मूल अधिकारों से कि जो भी असंगत होगा, विरुद्ध होगा, वही बस उसे हटाया जाएगा, बाकी चीजें लागू होंगी। लेकिन शर्त है कि वह भाग पृथक्करणीय हो। पृथक्करणीय मतलब उसको अलग किया जा सकता है। मान लीजिए एक ही भाग है उसको अलग नहीं किया जा सकता है, तब तो फिर पूरा का पूरा ही शून्य हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए पृथक्करणीय यदि भाग उसको अलग, उसको का कुछ पार्ट को जो अलग किया जा सकता है, तो यदि मूल अधिकार से संगत होने वाला भाग पृथक्करणीय नहीं है, संपूर्ण विधि शून्य घोषित हो जाएगी। मान लीजिए पृथक्करणीय है तो सिर्फ वही भाग जो शून्य होगा जो असंगत है, बाकी चीजें लागू रहेंगी। ये तो थोड़ा से जो अनुच्छेद 13 फर्स्ट 13 सेकंड में लिखित तो थोड़ा सा जो सिद्धांत हैं दो, तो न्यायिक पुनर्विलोकन सिद्धांत और पृथक्करण सिद्धांत, इनको हमको याद रखना है।
नेक्स्ट आ जाए हम लोग जो हमारे यहाँ मौलिक अधिकार हैं। तो अब वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? पहले हमारे यहाँ संविधान जब बना था तो 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और सामाजिक उपचारों का अधिकार। लेकिन संपत्ति संबंधी जो अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। तो अब हमारे यहाँ 6 ही अधिकार बचे हैं। पहले जो 7 थे तो संपत्ति संबंधी अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। अब वर्तमान में हमारे पास 6 ही व्यक्ति को अधिकार प्राप्त है। अब ये ध्यान रखिएगा कि जैसे हमारे हम जो मौलिक अधिकार हैं जो वर्तमान में 6 प्राप्त हैं, तो पहला क्या है? समता का अधिकार। 21 अनुच्छेद से 21 अनुच्छेद तक है, 14 से 18 तक। जैसे विधि के समक्ष समता का अधिकार अनुच्छेद 14, फिर 15 में जो जाति लिंग भेद के आधार पर निषेध का अधिकार है वो 15 में, 16 में जो अवसरों की समता का, 17 में अस्पृश्यता का अंत और 18 में उपाधियों का अंत। तो ये हमारा समता का अधिकार। नेक्स्ट जैसे हमारा जो स्वतंत्रता का अधिकार है तो ये अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें हमारे अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता को व्यापक डिफाइन किसमें किया गया था या प्रयास तो 19 में। फिर 20 में दोष एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। तो 21 में प्राणोदैहिक स्वतंत्रता का और फिर 22 में जो मान निवारक निरोध का। साथ ही जैसे हमारा तीसरा जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया था। जो बलाश्रम वगैरह सबको और जो दुर्व्यापार मानव व्यापार का प्रतिबंध 23 में लगाया गया था, बाल श्रम को प्रतिबंधित अनुच्छेद 24 में किया गया। वहीं पास धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक में किसका प्रावधान किया गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का संविधान में प्रावधान किया गया है। जैसे संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार तो अनुच्छेद 29 और 30 में हमारे यहाँ प्रदान किए गए हैं। और संवैधानिक या सांविधिक उपचारों को जो अधिकार है तो ये अनुच्छेद 32 में प्रावधान किया गया है। तो ये तो 6 हमारे यहाँ वर्तमान में अधिकार प्राप्त हैं। जो संपत्ति संबंधी अधिकार था तो अनुच्छेद 31 जो है उसको निश्चित कर दिया गया। पूरी तरह से अनुच्छेद 31 निश्चित नहीं हुआ, अनुच्छेद 31 का भी लागू। अनुच्छेद जो 31 का था वो निश्चित हो गया है या ये निश्चित हो गया। अब एक एक भाग पर हम लोग आए। इसके पहले आज समता का अधिकार है जो अनुच्छेद 14 से 18 तक डिफाइन किया। अनुच्छेद 14 से 18 तक संविधान व्यक्ति को समता का अधिकार प्रदान करता है। अब इस संविधान में जो हमारे यहाँ कल्पना की गई थी प्रस्तावना में कि इसको आदर्श के रूप में रखा गया था, अनुच्छेद 14 में जो आदर्श को निहित किया गया था कि अनुच्छेद 14 में था कि समता का यहाँ सामान्य नियम दिया गया था कि जो व्यक्तियों के मध्य में अतार्किक विभेद की वर्जित के कानून के समक्ष सबको समानता को लागू करता है। किसी प्रकार से कोई भी असमानता व्यक्तियों के बीच में नहीं करता है। और इससे संबंधित जो अनुच्छेद हमारे यहाँ रखे गए थे तो अनुच्छेद 15, 16, 17, 18 ये अनुच्छेद 14 में निहित सामान्य नियम के ही विशिष्ट उदाहरण है किस किस प्रकार की हमारे यहाँ समता प्राप्त होगी। अब एक एक आर्टिकल पे आ जाए। जैसे अनुच्छेद जो 14 है तो ये विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण पर जोर देता है। यानी अनुच्छेद 14 ये बताता है कि यह अधिकार जो है विधि के समक्ष तो अधिकार सभी व्यक्तियों, नागरिकों को और गैर नागरिकों सबको प्रदान करता है। यानी चाहे जो हमारे भारत के मूल नागरिक हैं उनको भी प्रदान करता है और कोई विदेशी व्यक्ति हैं या आए हमारे यहाँ गैर नागरिक हैं उनको भी विधि की समता हमारे यहाँ प्रदान करता है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को, भारत के राज्य क्षेत्र में मतलब भौगोलिक जो भी भारत की सब सीमा है उसके किसी भी क्षेत्र में विधि के समक्ष समता से या विधियों समान संरक्षण से किसी को वंचित नहीं किया जाएगा या हमारा संविधान वंचित नहीं करता है। और इस अनुच्छेद में 2 अधिकारों को उल्लेख किया गया था। 2 अधिकार कौन? एक तो विधि के समक्ष समता का और दूसरा विधियों के समान संरक्षण का। पहले थोड़ा हम विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण क्या होता है इनके डिफरेंस को जाना। विधि के समक्ष समता का मतलब होता है ये हमारे यहाँ ये सब जो लिया गया था जो रूल्स ऑफ लॉ डाइसी का था तो उससे वहां ब्रिटेन में वो लागू थी प्रणाली, वही ब्रिटेन से हमारे यहाँ विधिक समक्ष समता को ग्रहण किया गया है। ये कहा जाए तो एक प्रकार से नकारात्मक अभिव्यक्ति होती है क्योंकि इसका अर्थ होता है कि विधि का शासन यानी रूल्स ऑफ लॉ ये डाइसी ने नियम दिया था तो जिसको ब्रिटेन में रूल्स ऑफ लॉ लागू था। तो विधि का शासन यानी कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। मतलब कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है मतलब कि सभी व्यक्ति हैं देश के कानून के अधीन है और कानून के समक्ष
विभिन्न व्यक्तियों में किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं किया जाएगा और राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और उस कानून को सभी व्यक्तियों पर एक समान रूप से लागू करेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? विधि के समक्ष समता। अब ध्यान रखिए, विधियों का समान संरक्षण में हमारे यहाँ कुछ, जैसे जो आज हमारे यहाँ कार्य विधियों समान संरक्षण लागू किया गया था, क्योंकि हमारे यहाँ जो लोग कुछ दबे कुचले हैं तो उनको बराबर में लाने के लिए उनके लिए कुछ प्रोविजन भी अलग से किया जा सकता है परिस्थितियों के अनुसार। इसीलिए विधियों का समान संरक्षण जो शब्द है ये अमेरिका से लिया गया है। ये ध्यान रखिएगा, जो रूल्स ऑफ लॉ है यानी विधि के समक्ष समता, ये कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। और विधियों का समान संरक्षण कहां से लिया गया? हमारे यहाँ तो अमेरिका से लिया गया है। तो दोनों का अंतर भी याद रखिएगा कि वहां से ब्रिटेन से ग्रहण किया गया था, तो विधियों का समान संरक्षण को हमारे यहाँ अमेरिका से ग्रहण किया गया है। अब वहीं पास विधियों समान समता जो है नकारात्मक व्यक्ति है, वहीं ये विधियों समान संरक्षण क्या है? सकारात्मक व्यक्ति है। इसका अर्थ क्या होता है कि समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों पर समान कानून का लागू होगा। जो समान परिस्थिति वाले व्यक्ति हैं उन पर समान कानून लागू होगा, अर्थात समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों में कोई विभेद नहीं करना चाहिए। यानी कोई भी हमारे यहाँ समान परिस्थितियों वाले व्यक्ति हैं उनके बीच में कोई विभेद नहीं होगा तथा उन पर एक ही विधि लागू करना चाहिए। या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि विभिन्न व्यक्तियों की जो सामाजिक आर्थिक स्थितियां सब अलग अलग होती हैं और सब पर कानून लागू करते समय उन अंतरों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। तो जैसे ये हमारे यहाँ जो विधियों का समान संरक्षण और विधिक समान समक्षमता दोनों को ही हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में समाहित किया गया था। आगे जो हमारे यहाँ अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 में सब चीजों को, विभेदों को और कुछ चीजों एक्सेप्शन सब जोड़े गए हैं, तो इन्हीं को यानी कुछ संरक्षण करने के लिए भी जोड़े गए हैं, तो कुछ जगह समता भी प्रदान कराने का हमारे यहाँ प्रयास किया गया है। जैसे अनुच्छेद जो 14 है, तो ये तो विधिक समता और विधियों समान संरक्षण का प्रोविजन करता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ जो आर्टिकल 15 है, तो आर्टिकल 15 में किस चीज का प्रोविजन किया गया था कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध लगाया गया है। कि पहले जैसे ब्रिटिश काल में हमारे यहाँ धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, तो जन्म स्थानों के आधार सब पर विभेद थे हमारे यहाँ समाज में, और ब्रिटिश काल में से व्यापक प्रचलन में थे और ये पहले से चले आ रहे थे दिल्ली सल्तनत मुगल काल से भी। इसीलिए अनुच्छेद 15 के द्वारा हमारे यहाँ जो ये प्रदत्त अधिकार है ये सिर्फ किसको प्रदान किया गया? तो मूल भारत के जो नागरिक उन्हीं से प्रदान किया गया है और ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 14 समता के अधिकार का जो व्यवहारिक रूप है, यह अधिकार सामाजिक समानता को स्थापित करता है। अब इसके अनुच्छेद 15 को हमारे यहाँ व्यापक डिफाइन किया गया और इसमें कुछ संशोधन जो आए संविधान में वो भी शामिल किए गए और आज कहा जाए तो इसके पूरे 4 भाग हैं, यानी वो 5 खंड हैं 15 के जो 5 खंड है वर्तमान में। तो पहला जो फर्स्ट है यानी 15 फर्स्ट जो सब क्लास फर्स्ट, तो जो हमारा 15 ये कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म या मूल वंश या जाति या लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर विभेद नहीं करेगा। यह अधिकार का है केवल राज्य के विरुद्ध प्राप्त, समाज के विरुद्ध नहीं, राज्य के विरुद्ध से प्राप्त है। और इस अनुच्छेद में केवल शब्द का जो प्रयोग किया गया है तो ये ध्यान देने योग्य है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका तात्पर्य बताया गया है कि विभेद केवल उपरोक्त 5 आधारों पर वर्जित है, किंतु अन्य आधारों पर विभेद किया भी जा सकता है। 5 आधारों पर जो वर्जित किया गया था सिर्फ, यानी जो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान पर विभेद नहीं किया जाएगा, और चीजों पर, आर्थिक चीजों पर, हर चीजों का आर्थिक आधार पर या जो सामाजिक स्तर के आधार पर विभेद किया जा सकता है। इन 5 आधारों पर भी सिर्फ जो विभेद नहीं किया जाएगा वर्जित है, बाकी अन्य आधारों पर विभेद किया जा सकता है। जैसे क्योंकि हमारे यहाँ महिलाओं को एसटी, एससी, ओबीसी उनके लिए सब प्रोविजन जो किए गए, आदिवासियों के लिए प्रोविजन जो किए गए, तो ये सब उन आधारों पर विभेद किया जा सकता है, सामाजिक स्तर और आर्थिक स्तर सब चीजों पर। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा जो अनुच्छेद 15 का सेकंड है, अनुच्छेद 15 सेकंड क्या कहता है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी अन्य नागरिक से सार्वजनिक स्तर पर भेदभाव या प्रवेश को वर्जित नहीं करेगा। यह अधिकार नाजियों के विरुद्ध प्राप्त है और इस अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य क्या था
तो यह था कि हिंदू समाज में जो व्याप्त हमारे यहाँ कुरीतियां हैं उनको समाप्त करके भारत में एक नए समाज की स्थापना करना, जो समानता आधारित समाज हो, उसको स्थापित करना, ये मूल उद्देश्य। नेक्स्ट अनुच्छेद जो 15 थर्ड में क्या कहा गया है, तो 15 थर्ड में कहा गया था कि इस अनुच्छेद के तहत जो प्रोविजन किया गया था कि जो स्त्रियों और बालकों की उन्नति के लिए कोई विशेष उपबंध बना सकता है, यानी राज्य किसके लिए विशेष उपबंध बना सकता है, स्त्रियों और बच्चों के लिए। जैसे हमारे हम बच्चों और स्त्रियों के लिए उनकी उन्नति के लिए विशेष कोई भी उपबंध बना सकता है। यह अनुच्छेद 15 फर्स्ट जो है और 15 जो सेकेंड है उसका सामान्य नियम जो है वहां पास, तो उसका अपवाद है कि जो वहां पर सिर लगाता है उसका क्या है, एक्सेप्शन है। क्योंकि स्त्रियों को हमारे यहाँ आज इतने सालों से, इतने वर्षों से, यानी 5000 सालों से स्थिति दयनीय रही। उनको घर की चारदीवारी तक सीमित रखा गया था, इसीलिए उनके जो विकास के लिए और बच्चों वगैरह सबके विकास के लिए और उनकी शारीरिक बनावट, सामाजिक स्थिति ऐसी होती है जो आसानी से उनका वो शोषण के बेचारे शिकार हो जाते हैं, तो जिसके कारण उन्हें विशेष संरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता थी। इस कारण से हमारे यहाँ संविधान में व्यवस्था की गई थी कि यह समानता के नियम का जो उल्लंघन है, अपितु सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु महिलाएं और बच्चों को संरक्षण दिए जाना सकारात्मक कार्यवाही है। तो इसलिए उनको ये कहा जाता है संविधान को तो उल्लंघन है, जो हमारे यहाँ समानता का और जो प्रोसेस सब किया गया, किसी का लिंग जाति सबके आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, लेकिन यदि महिलाओं को संरक्षण दिया जा रहा है तो लिंग के आधार पर विभेद, लेकिन इसको सकारात्मक माना गया है, सकारात्मक कार्रवाई है। जैसे अनुच्छेद 4 वही क्या डिफाइन करता है, तो अनुच्छेद 4 ये राज्य जो है कहता है कि राज्य जो है ये सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए नागरिक हैं, तो उनके वर्गों के लिए, यानी जो पिछड़े वर्ग वाला हैं या समाज में जो हमारे यहाँ आर्थिक दृष्टि से सब या सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, शैक्षणिक दृष्टि से, तो उनकी उन्नति के लिए से ST/SC हैं तो उनकी सब उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। यह अधिनियम जैसे अनुच्छेद 15 और फर्स्ट के सेकंड के सामान्य नियम के दूसरा अपवाद है। पहला बात तो 15 फोर्थ में था और अब ये 15 थर्ड में था, 15 फोर्थ में दूसरा अपवाद जोड़ा गया था। किसके लिए कि ST/SC और सबके लिए अलग, जो हमारे यहाँ सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, तो उनके लिए राज्य को अधिकार दिया गया था, उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ये भी एक्सेप्शन के रूप में जोड़ा गया था और इससे संविधान में प्रथम संशोधन नियम जो 1951 में जोड़ा गया, और ये भी किसके लिए जोड़ा गया था, तो सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए जोड़ा गया था, ताकि हमारे सामाजिक न्याय की स्थापना हो सके। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो अनुच्छेद 15 फिफ्थ रखा गया था, तो ये अभी हमारे यहाँ 2005 में जोड़ा गया है 93 संविधान संशोधन द्वारा। ये अनुच्छेद 15 में जो प्रोविजन लाया गया, तो जो हमारे यहाँ राज्य में जो अल्पसंख्यक वर्ग वाला है, तो अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षा संस्थानों को छोड़ करके अन्य जितने भी सभी हमारे यहाँ सरकारी और निजी शिक्षण संस्थान है या शिक्षण संस्थान है, चाहे वो राज्य की सहायता प्राप्त उनको हो रही हो या राज्य की सहायता प्राप्त न हो रही हो, उनको अब क्या बाध्यता कर दी गई है, कोई ST/SC के लिए जो सामाजिक शैक्षणिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग हैं, यानी OBC के लिए, ST/SC और OBC के लिए, उसमें भी इनमें सरकारी और निजी संस्थान जो हमारे हैं शैक्षणिक, इनमें भी आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है। अब ये ध्यान रखिएगा 21 संविधान संशोधन द्वारा लाया गया, तो 93वां जो संविधान संशोधन 93वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसके द्वारा लाया गया था, तो 93वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको लाया गया है। तो 93वें संविधान संशोधन द्वारा इसको हमारे यहाँ लागू किया गया, कब, तो 2005 में। तो अब हमारे यहाँ इसको भी जोड़ दिया गया कि हमारे यहाँ जो सरकारी और निजी संस्थान है सब शैक्षणिक, उनमें भी हमारे यहाँ ST/SC और OBC को आरक्षण प्रदान किया जाएगा। और अब इस प्रावधान क्रियान्वयन के लिए सरकार ने केंद्रीय शिक्षण संस्थान प्रवेश के आरक्षण जो अधिनियम 2006 में पास किया, और उसी के तहत अब पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में सीटें अब आरक्षित कर दी गई हैं, चाहे वो हमारे यहाँ सरकारी संस्थान हो या निजी संस्थान। अब थोड़ा से नेक्स्ट आर्टिकल पर आए, कौन सा, अनुच्छेद 16। ये अनुच्छेद जो 16 है, ये लोक नियोजन में अवसर की समानता के लिए प्रोविजन लाया गया था। यानी हमारे यहाँ जो भी पब्लिक जो नियोजन होगा या पब्लिक प्लानिंग होगी, तो इसमें सभी को अवसरों की समता होगी, यानी सबको अवसर समान रूप से प्राप्त होंगे। जैसे आज हमारे यहाँ IAS PSS कोई भी है, तो हर जाति वर्ग के लिए, हर धर्म के लिए ओपन है, सबके लिए समान अवसर है।
तो हमारे यहाँ जो भी राज्य के जो भी लोक नियोजन है तो उनमें जो अवसरों की समानता का प्रोविजन किया गया था। तो अनुच्छेद, इस अनुच्छेद में जो भी लोक नियोजन के विषय हैं तो उनमें अवसर की समता, अवसर की समता मतलब सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें भी एक्सेप्शन जुड़ेंगे। जैसे यूपीएससी देख लीजिए, वहाँ चांस सबके लिए अलग अलग हैं। यूपीएससी में जनरल के लिए कम चांस हुए, ओबीसी के लिए उससे ज्यादा, और एसटी के लिए कोई चांस नहीं रखा गया, वो अपने पूरी एज तक दे सकते हैं 35, और उनके लिए जो बढ़ाई 37 साल तक कर दी गई। तो इसीलिए जैसे इसको अनुच्छेद को मूल अधिकारों का अपवाद इसको भी माना गया है, इस अनुच्छेद को भी, क्योंकि मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है। और ये अधिकार जो अनुच्छेद, जो 5 अनुच्छेद के खंड, इसमें पांच खंड इसमें भी रखे गए हैं। अब इसमें जो 5 पूरे खंड हैं तो इसमें 16 फर्स्ट में क्या प्रोविजन किया गया है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर जो भी नियोजन हो या नियुक्ति हो, संबंधित सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। साथ ही इस अनुच्छेद की यह भी अपेक्षा है कि प्रत्येक नागरिक उसकी योग्यता एवं प्रतिभा के आधार पर राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्ति के लिए समान अवसर प्रदान किया जाएगा। यानी हमारे यहाँ राज्य के अधीन जितनी भी हैं सभी नौकरियां, सबको समान अवसर उपलब्ध करवाया जाएगा, जो भी उसकी योग्यता है और उसके प्रतिभा के आधार पर। साथ ही ये ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद जो 16 सेकंड है, ये 16 फर्स्ट में तो जो समान अधिकार की बात, समान अवसर की बात की गई, वही अनुच्छेद जो 16 सेकंड है ये कहता है कि राज्य के अधीन किसी भी नियोजन या पद के संबंध धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग या वंश क्रम या जन्म स्थान या निवास स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी नागरिक को अपात्र होगा और ना ही उसमें कोई विभेद किया जाएगा। तो इसका तात्पर्य तो यह था कि विभेद केवल उपरोक्त 7 के आधारों पर वर्जित है, इन अन्य आधारों पर विभेद किया जा सकता है। जैसे भाषा के आधार पर, शारीरिक के आधार पर योग्यता या शैक्षणिक योग्यता या तकनीकी योग्यता के आधार पर विभेद किया जा सकता है। जैसे आज हमारे यहाँ अलग अलग नौकरियों के लिए अलग अलग योग्यता मांग ली जाती है, अलग अलग लैंग्वेज वगैरह सब एग्जाम होते हैं, लोकल लैंग्वेज के एग्जाम होते हैं। जैसे आज हमारे उड़ीसा में जाएंगे तो वहाँ पीएससी उड़िया का एग्जाम होता है, बंगाल पीएससी जाएंगे पश्चिम बंगाल का तो वहाँ पास बंगाली आपको देना होगा पीएससी मेंस में, हिंदी भाषा की जगह हमारे यहाँ हिंदी भाषा होती है। तो अलग अलग स्टैंड, जैसे भाषा के आधार पर या जो शारीरिक योग्यता है, भाई डिप्टी एसपी है, एक्साइज ऑफिसर, अलग अलग उसकी लंबाई चौड़ाई चाहिए तो उसके लिए उस आधार पर विभेद किया जा सकता है। जैसे शैक्षणिक योग्यता भी अलग अलग पदों के लिए अलग अलग होती है, या तकनीकी योग्यता, उसके आधार पर विभेद किया जा सकता है। तो ये प्रोविजन किया गया था। लेकिन अभी ध्यान रखिएगा, जैसे ये अनुच्छेद जो कहता है कि जन्म स्थान या निवास के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, लेकिन कुछ स्टेट हैं, यह है कि पीएससी वगैरह पीएससी लेवल पर तो लागू नहीं है क्योंकि ये इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन जो लोकल सर्विसेज वगैरह में ये निवास स्थान के आधार पर विभेद किया जाता है, ये जन्म स्थान और निवास के आधार पर विभेद किया जाता है। जैसे अनुच्छेद जो 16 थर्ड है, अनुच्छेद 16 थर्ड में ये प्रावधान करता है, यह कहता है कि संसद विधि बना करके जो लोक नियोजन के मामले में किसी राज्य या संघ क्षेत्र निवास संबंधी शर्त को लागू कर सकता है। तो जो लोक नियोजन के मामले में किसी भी राज्य या संघ क्षेत्र में निवास संबंधी जो शर्त है इसको लागू कर सकता है। किसमें प्रोविजन? 16 थर्ड। जैसे आज हमारे यहाँ की स्टेट, अपने स्टेट वालों को ही आरक्षण सब दिए जाते हैं, बाहर वालों को जनरल में रखा जाता है। तो ये जो अनुच्छेद 16 सेकंड का अपवाद है, एक सेशन ग्रुप में इसको जोड़ा गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो पिछड़े राज्य हैं या जो थोड़ा सा भी बहुत पिछड़े हुए राज्य हैं उनके निवासियों को विकास की मुख्य धारा में लाया जा सके। दूसरा ये भी था कि यह शक्ति केवल संसद को दी गई है, ना कि राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने की, कि हमारे यहाँ कुछ भी राज्य पिछड़े हुए हैं तो उनके लिए, ताकि उनके लोगों को यहाँ भर्ती हो सके, वो लोग सब सेवा में भाग दे सके, उनका सहभागिता हो सके, तो उनकी सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए प्रोविजन लाया गया था। जैसे 16 जो फोर्थ था, तो 16 फोर्थ में जो प्रोविजन कहा गया था, इसमें राज्य को यह शक्ति दी गई है कि वो राज्य पिछड़े हुए जो नागरिकों के किसी भी वर्ग के पक्ष में नियुक्ति या पदों का के लिए आरक्षण कर सकता है। जैसे कुछ राज्य हमारे यहाँ जहाँ पास उनकी ज्यादा पॉपुलेशन है उसके अनुसार वहां पास रिजर्वेशन और प्रोविजन किए जाते हैं। यदि राज्य की राय में उस वर्ग का लोक सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो तो वहां पास अपने राज्य के नागरिकों के लिए विशेष, उन जातीय वर्ग के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अभी ध्यान रखिएगा, वह पिछड़ा हो, 2 ही शर्तें हैं लागू हैं जिनके आधार पर कर सकता है। यदि वर्ग पिछड़ा हुआ हो, यदि उसकी सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ हो,
दूसरा, उसे राज्य के अधीन पदों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिल सका हो। यदि राज्य में उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिल सका हो, तो सर्व सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ हो, तो उसके लिए प्रावधान कर सकता है। नेक्स्ट, ये ध्यान रखिए, पिछड़ा वर्ग जो शब्दावली है, तो पिछड़ा वर्ग शब्दावली संविधान में हमारे यहाँ कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। ये जरूर है कि अनुच्छेद 340 राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग के लिए एक आयोग स्थापित करेगा, उसको शक्ति प्रदान की गई है, और आयोग इस बात की जांच करेगा कि जो पिछड़े वर्ग हैं उनके सबकी किस कैसी क्या स्थितियां, तो उनको शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक सभी स्थितियों को समीक्षा करके और राष्ट्रपति को सिफारिश देगा, और राष्ट्रपति फिर कौन सा वर्ग पिछड़ा वर्ग की कोटि में आता है, राष्ट्रपति ही डिफाइन करता है। हमारे यहाँ कहा जाए पिछड़ा वर्ग या ST SC OBC सब डिफाइन करने का अधिकार किसको दिया गया है, तो प्रेसिडेंट को दिया गया है, यानी राष्ट्रपति को दिया गया। आयोग की सिफारिश के आधार पर पिछड़ा वर्ग में आने वाले वर्गों को फिर मेंशन किया जाता है या स्पेसिफाई किया जाता है, जो विनिर्दिष्ट किया जाता है, और ये विनिर्दिष्ट कौन करता है, तो राष्ट्रपति के अधिकार है। जैसे 1979 में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, उन्होंने बीपी मंडल की स्थापना की थी, बीपी सिंह के अध्यक्षता में, और यही मंडल मंडल कमीशन पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की गई थी। पहला काका कालकेलकर की नियुक्ति में, काका काकेलकर के नेतृत्व में नियुक्ति की गई थी, कब, तो 1953 में। ये दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग था, और इसने फिर सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर जो पिछड़ी जातियां थी उनके लिए इन्होंने सिफारिश किया, और 300 जातियों को इन्होंने उसमें शामिल किया था। आयोग ने इससे पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में 27% मंडल कमीशन ने आरक्षण की भी सिफारिश की थी, और ये था कि 10 वर्ष के लिए आरक्षण होगा। लेकिन 10 वर्ष इसके पश्चात ही जब ये सिफारिश की गई थी, उसके बाद तत्कालीन जो प्राइम मिनिस्टर उसमें बने फिर बीपी सिंह, फिर मंडल कमीशन के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने इसको सरकारी नौकरियों और सब पिछड़ा वर्गों को 27% आरक्षण को लागू करने की घोषणा कर दी, और सरकारी नौकरियों में कुल आरक्षण जो था अब 50% फिर हो गया, 27% दी गई थी, जो 23% पहले से हमारे यहाँ 15% और 7% इसको प्राप्त थी, तो ST SC को, तो अब वो जब इनको 27 दिया गया 50% आरक्षण प्राप्त हो गया। अब ये ध्यान रखिए, अनुच्छेद जो 17 है, तो इसका एक तीसरा अपवाद है कि लोक पदों के लिए जो धर्म के आधार पर असमानता करना वर्जित है, लेकिन इस अनुच्छेद के अधीन राज्य किसी भी धार्मिक सांप्रदायिक संस्थाओं को या उनके क्रियाकलापों वगैरह पर प्रबंधन करने के लिए विशेष धर्म या संप्रदाय के मानने वाले लोगों को ही नियुक्त कर सकता है, या उसके लिए कानून निर्माण कर सकता है। जो मालिक कोई विशेष धर्म संप्रदाय की संस्था है, तो वहां पर विशेष धर्म के लोगों की ही नियुक्ति की जाए, तो इसके 5 खंड थे। नेक्स्ट आ जाए हम लोग अनुच्छेद 17। था कि हमारे यहाँ पहले जो छुआछूत था, जाति के आधार पर जो हमारे यहाँ विभेद था, तो इस अनुच्छेद के रूप में कोई भी आचरण कर रहा है उसका किसी सिद्ध किया है छुआछूत वाला भेदभाव को, लेकिन यह अस्पृश्यता से उत्पन्न जो अयोग्यता को कानून लागू करने को दंडनीय घोषित किया गया है, और अनुच्छेद 17 व 35 के अधीन संसद को अपनी शक्ति का प्रयोग करके संसद ने 1955 में जो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया था, एक्ट, जो अस्पृश्यता अधिनियम लेके आए थे, जिसको हम लोग सिविल राइट एक्ट कहते हैं, ये 1955 में लाया गया था, और इसको संशोधन और पुनः फिर नामकरण हो करके अब 1976 में इसको सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 इसका नाम कर दिया गया है। और यह अधिनियम कहा जाता है अस्पृश्यता के अपराध के लिए दंड की व्यवस्था करता है, और अस्पृश्यता संबंधी जो पूरे प्रोविजन है इसी एक्ट में पूरे दिए गए। 18 हमारा है, तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत का प्रोविजन था। ये उपाधियों का अंत का लाने की व्यवस्था क्यों पड़ी संविधान में, तो एक्चुअली हमारे यहाँ जो संविधान लागू होने के पहले ब्रिटिश जो था ये बड़ी बड़ी सब उपाधियां देता था। हमारे यहाँ सामाजिक विभेद थे सब आधार पर, जैसे लैंडलॉर्ड, जो जमींदार वगैरह थे उनको सबको लैंडलॉर्ड कहा जाता था, और जिनकी उपाधियां और सब दी जाती थी इसलिए दी जाती ताकि वो ब्रिटिश के स्वामी भक्त बने रहे। इसीलिए जब हमारा संविधान बना स्वतंत्रता के पश्चात, तो इसमें जो भी ब्रिटिश शासनकाल में जो प्रचलित बड़ी बड़ी सब उपाधियां थी, जो सामंतशाही परंपराएं थी, उन उपाधियों सबको अंत कर दिया गया। उनको अंत करने का रीजन क्या था कि ये समाज में हमारे यहाँ असमानता को अभिव्यक्त करती थी, इसलिए किया गया। और इन उपाधियों का अंत इसलिए किया गया क्योंकि समाज में जो भेदभाव उत्पन्न होता था। और उपाधियों समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 18 में 4 प्रावधान किए गए। पहला प्रावधान क्या किया गया है कि राज्य सेना या विद्या संबंधी जो सम्मान के सिवा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। हमारे सम्मान संबंधी ये उपाधियां प्रदान की जाएंगी, जैसे आज भी हमारे चाहे भारत रत्न वगैरह है तो भारत रत्न अचीवमेंट के लिए हमारे यहाँ प्रदान किया जाता है, या शिक्षा संबंधी जो PhD से उपाधि प्रदान की जाती है।
तो ये राज्य में सेना को जो कर्नल और कैप्टन सब ये उपाधियां सब हमारे प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा अन्य उपाधियां प्रदान नहीं की जाएंगी। साथ ही भारत का कोई नागरिक किसी भी विदेशी राष्ट्र को कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन मान लीजिए जो हमारे यहाँ राज्य अनुमति देता है, राज्य मतलब भारत सरकार, तो भारत सरकार अनुमति देता है तो कैसे भी उपाधि स्वीकार कर सकता है, लेकिन भारत सरकार बगैर अनुमति की कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकती। साथ ही थर्ड ये था कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक न होते हुए राज्य के अधीन लाभ के पद को धारण करता है तो वह विदेशी राष्ट्र से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। माने कोई व्यक्ति हमारे यहाँ भारत में जो लाभ का पद को धारण करता है, उसको माने कोई विदेशी राज्य वगैरह हमारे यहाँ कोई उपाधि प्रदान करता है तो बगैर राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। तो ये तो अनुच्छेद हमारा 18 था। और इसमें एक चौथा प्रावधान ये था कि राज्य के अधीन लाभ के पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई भेंट, उपलब्धि या राष्ट्रपति सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। यानी कोई भी हमारे यहाँ राज्य के अधीन पद पर, लाभ के पद पर कोई भी आसीन है व्यक्ति या पद पर नियुक्त है तो विदेशी राज्य से कोई भी भेंट या उपलब्धि तो राष्ट्रपति के बिना सहमति को स्वीकार नहीं करेगा। इसका एक प्रावधान हमारे यहाँ जो 18 में जो चौथा प्रावधान किया गया था 18 अनुच्छेद। तो ये तो उपाधियों के अनुसंबंधी प्रावधान। तो दोस्तों अब कल या इसके आगे हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर जो पढ़ेंगे स्वतंत्रता संबंधी जो अधिकार है, तो स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हमारा यहीं तक अब हम लोग रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। यदि हमारा लेक्चर पसंद आए तो उसको आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।